अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं आप? जी, सर आ जाओ। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मामा है बाथरूम में। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको पता है कि आजकल माशाल्लाह सर्दी ने काफ़ी अपने डेरे डाले हुए हैं और बस उसी के सिलसिले में एन्जॉय भी कर रहे हैं और साथ-साथ अ, उससे बचने के जो होते हैं माशाल्लाह जो ज़रूरी हैं, हाँ जर्सी, जी, बिल्कुल। स्वेटर और ऐसे दूसरे मामलात, उसका भी ख़्याल रखे हुए हैं। सर जी, हमें तो सारे 11 महीने इसी 1 महीने का इंतज़ार रहता है। ठीक है? और उसकी वजह ये है कि हमें तो साल में 9 महीने गर्मी नसीब होती है ना जी। ओह! और फिर आके ये कुछ सीन बनता है ऐसा। मज़ा आता है और फिर गेट टुगेदर्स भी हो जाती हैं, अगर कोई हल्का है-बाप वाले हों, तो फिर ये जी, जी। ज़रा मसरूफ़ रह जाता है महीना। बेचारे जो महरूम हैं उनके लिए तो वैसे ही दिसंबर हमेशा काटता है। अच्छा सर, आज का आगाज़ जो हम करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीम, आज हम आगाज़ ही इस चीज़ से करेंगे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया सबसे कि ये जो वॉइस ओवर की मुख्तलिफ़ जो वैराइटीज़ जिसको हम कहते हैं कि जी अ, अच्छा जी, ये उज़्मा आतिफ़ साहिबा जी ये पूछ रहे हैं क्लास क्लास स्टार्ट है जी, ये व्हाट्सऐप पे पूछ रहे हैं तो क्लास तो स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जी वॉइस ओवर्स के लिए स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई, दास्तान गोई, उसके अलावा हमारा न्यूज़ रिपोर्टिंग है, न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ है, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्रीज़ का स्टाइल है, उसके बाद हमारा शायरी अदब का वो एक स्टाइल है, उसके बाद हमारा जो है कमर्शियल्स का स्टाइल है और उसके बाद हमारा डबिंग है, रिव्यूज़ देने का स्टाइल है। ये सारे स्टाइल्स हैं, मैं थोड़ा-सा इसमें वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि इन सारे ये स्टाइल्स किसने डिसाइड किए कि ये स्टाइल हैं? मेरा सर सबसे क्वेश्चन है, मैं सब सब मेरे सुनने वालों से मेरी गुज़ारिश है, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा आपने खुद गौर करना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री का स्टाइल, रिव्यूज़ देने का स्टाइल, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल, कमर्शियल्स का स्टाइल और फिर हमारा जो है एक्स, वाई, ज़ेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आईवीआर, अनाउंसमेंट, ठीक है? कंप्यूटर बोल रहा होता है, वो वाली। ये सब स्टाइल हैं बोलने के, इनको किसने सेट किया है? मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जी डॉक्यूमेंट्री का स्टाइल ये होना चाहिए, तो ये किसने कहा है कि ये होना चाहिए? ये मेरी ज़ाती ख़्वाहिश है या ये कोई स्टैंडर्ड है? ये एक सवाल है जी। दूसरा, रिव्यूज़ देने का ये स्टाइल होना चाहिए, ये किसने तय किया कि ये होना चाहिए? आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये सारे स्टाइल किसी ने तय नहीं किए, भेड़-चाल का शिकार होते हुए हम लोग ट्रेंडिंग में आ गए कि मैंने सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री का स्टाइल बहुत अच्छा है, इनकी टीआर वो शिप बहुत ज़्यादा है, रेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने तौर पर ही फैसला किया कि इसका मतलब है ये स्टाइल जो है स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड नहीं है, आपकी पसंद है। रिव्यूज़ देने का स्टाइल है एक,
जी नाज़रीन किराम, आज हम आपको अभी अभी बताते चले कि पिछली किस्त में क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाई, ये आपकी खूबसूरती आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड नहीं है। एक स्टाइल है हमारा स्टोरी टेलिंग का, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो क्या वो स्टैंडर्ड है? हमारे कस्टमर सर्विस के नुमाइंदा से बात करने के लिए सिफर प्रेस कीजिए। ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया है? आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा है कि जी सर, आ रही है आवाज़। चलें, चलें बेहतर है। अच्छा सर, मेरी आप सारे अर्ज़ सुन रहे हैं ना जी, मैं जो बात कर रहा हूँ? जी, जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। अब आप मुझे इसका जवाब भी दीजिए, आज़म साहब आप जवाब दीजिए। सर, मुझे तो लगता है कि हम लकीर के फ़कीर टाइप कुछ कोई हाँ जी, है, ऐसे ही, ऐसी कोई बिल्कुल, बात? जी बिल्कुल सर। यही बात है। चूँकि मेरी तो ये फ़ील्ड है, मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। बदकिस्मती से कल मुझे किसी ने आई थिंक खावर साहब ने पूछा, खावर साहब मौजूद हैं? जी, हैं खावर साहब। तो खावर साहब ने पूछा और भी किसी ने पूछा था कि आप हमें को वो तरीका बताएँ कि जो आपको रेडियो पर और जो इस पर सिखाया जाता है। अब आप मेरी बात पे यकीन करें, मेरे पास रेडियो के मेरे साथी कुलीग कुछ ऐसे हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि यार आपसे ज़्यादा बेहतर मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं है कि मैं उनका कंपेयर अपने किसी स्टूडेंट से करूँ। ये कितना बड़ा अलमी है हमारा, लेकिन वो साँप बनकर बैठे हुए हैं। किसी नए अच्छे बोलने वाले को आने नहीं देते और बस क्या कहना चाहिए। अच्छा, बात जो शुरू की मैंने जहाँ से कि उनका किसी का कोई हमारे पास कोई एकेडमी ऐसी नहीं है रेडियो स्टेशन पर कि जहाँ पर उनको बिठाकर पहले सिखाया जाए, बताया जाए और फिर करवाया जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रोड्यूसर्स के लिए और बाकी सेक्शंस के लिए ट्रेनिंग्स आती हैं, टेक्निकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग्स आती हैं। लेकिन ये जो सदाकार हैं, इनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, इनके लिए कोई मयार नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, अच्छा करें तो ठीक है, बुरा करें तो इनको कहते हैं कि जी आप जा सकते हैं। सिखाने के लिए कोई वो नहीं है कि इनको कोई रहनुमाई मिले कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये बहुत बड़ा ये तो हो गया सरकार का। प्राइवेट पर भी ये आलम है कि प्राइवेट तो बिल्कुल ही सिरे से ही चंडाल पार्टी एक तरह से कह लें कि बैठी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर, सभी पर नहीं मुख्तलिफ जगहों पर। जो जितना वाहियात तरीके से बोल सकता है वो उतना अच्छा आरजे है। जो जितना बदतमीज़ी से किसी से मुखातिब हो सकता है, वो शायद उतना अच्छा उनके लिए आरजे है। ये सबके लिए नहीं मैं कह रहा, कुछ मखसूस स्टेशंस ऐसे हैं जिनको सुनकर तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं है और शर्मिंदगी हो रही होती है कि ये क्या बकवास बोली जा रही है, एक ऑन एयर हो रही है। तो वो उनका ये मयार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक है, हमें तहज़ीब का भी और साथ-साथ और सारी एहतियात भी करनी होती है बोलते हुए। हम बाज़ औक़ात पटड़ी से उतर भी जाते हैं, तो फिर हमें पटड़ी पे वापस भी लौट के आना होता है। सारा कुछ ही होता है। जहाँ से बात शुरू की वो ये कि इसका स्टाइल किसने रखा कि आपको रिव्यूज़ पढ़ना है इस तरह से। हिंदी, उर्दू बोलनी है आपने, फलाँ काम करना है, इस तरह से करना है। तो भई ये स्टैंडर्ड्स किसने तय किए? किसी ने भी नहीं किए। ये आप वाली बात कि एक भेड़-चाल है, लकीर के फ़कीर हैं, हमने कर लिए। लेकिन एक सबसे अच्छा स्टैंडर्ड जो तय हुआ, वो ये तय हुआ कि आपका मुख़ातिब होना किसी से ऐसा हो कि वो उसको अच्छा लग रहा हो बस, ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है। खबरें पढ़ने का पीटीवी
रेडियो स्टेशन ने एक स्टैंडर्ड बना रखा था, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट्री का एक स्टैंडर्ड पीटीवी रेडियो पाकिस्तान ने बना दिया, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर बाद में आने वाले चैनल्स ने उनको कॉपी किया, फिर उसमें मज़ीद उन्होंने तब्दीलियाँ लाके अपनी मर्ज़ी का, मतलब है आप पीटीवी पर खबरनामा सुनें और फिर किसी प्राइवेट निजी चैनल पर खबरनामा सुनें, तो आपको लगेगा पीटीवी पत्थर के दौर में हम वापस चले गए हैं, और जो जदीद दौर का जो टीवी चैनल होगा उसमें ये पता चलेगा कि कल क़यामत आने वाली है। तो अल्लाह रहम करे। सर अच्छा, बिल्कुल ठीक फरमाया। तो ये सारे मामलात इसी तरह से एथिक्स की खिलाफ वर्जी जिस तरह से इस वक्त मौजूदा दौर में की जा रही है, वो उससे ये साबित होता है, इन्हीं एथिक्स की खिलाफ वर्जी करते आज वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि 60% से ज्यादा मीडिया हाउसेस बंद हो चुके हैं। 60% से ज्यादा मीडिया हाउसेस बंद हो चुके हैं। 30-40% जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, वो जिस वजह से चल रहे हैं, वो वजह मैं आप सब जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूँ। तो बाकी सारे बंद हो चुके हैं। हुआ क्या, वजह क्या बनी उसकी? वजह उसकी ये बनी कि एक चैनल के पूरे चैनल की बुनियाद एक शख्स की बकवास थी। दूसरे चैनल की रेटिंग उस शख्स की बकवास थी। तीसरे चैनल की रेटिंग 4 मुख्तलिफ अशख़ास की बकवास थी। तो मतलब चैनल नहीं था, वो वन मैन शो बन गया था। अब वो उस वन मैन शो ने क्या किया कि उसने यहाँ से निकला इस चैनल में, इस चैनल से निकला इस चैनल में, इस चैनल से निकला इस चैनल में, प्री प्लान उसके पीछे जो जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, वो भी साथ होती हैं शामिल। अच्छा, फिर इन सब को बंद कराते हुए वो आखिर अपना सोशल मीडिया पर अपना एक चैनल बना के बैठ गए। अब वो रेटिंग उसकी बन रही है, चैनल की तो नहीं है। जो जितना रफ अंदाज से बोल रहा है, उसकी उतनी ज़्यादा रेटिंग बनती जा रही है। उसकी वजह ये है कि जिस मुआशरे में इस वक़्त हम साँस ले रहे हैं, तहज़ीब का दामन तकरीबन हॉर्न से लेकर, ट्रैफ़िक सिग्नल से लेकर, गाड़ी की रफ़्तार से लेकर अ, हर मामले में तहज़ीब को शायद हम खो चुके हैं। ये शायद किसी भी वजह से। तो इसी वजह से हमें हर जगह हड़बोंग किस्म का मामला देखने को भी मिलता है, करने को भी मिलता है। और हम ही यही लोग जब हम किसी अच्छे इंटरनेशनल चेन पर जाते हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों या खाने-पीने के कोई रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, तो वहाँ फिर हमारी तहज़ीब जाग जाती है। और जैसे ही हम अपने वतन अज़ीज़ के किसी मॉल में या वतन अज़ीज़ के किसी लोकल मामलात में आते हैं, तो दोबारा से हमारी वो वाली कैफ़ियत हो जाती है जैसे हम हैं। तो ये कोटिंग है जो हम अक्सर चढ़ाते रहते हैं और उतारते रहते हैं। हर शख्स के लिए हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं, ये हमारे ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ है। किसी से हमने कैसे मुखातिब होना है, किसी से हमने कैसे मुखातिब होना है, अपने से कम हैसियत वाले से हम किस तरह बात करते हैं और अपने से ज़्यादा हैसियत वाले से हम किस तरह से बात करते हैं, तो सारी ज़िंदगी इसी उतार और चढ़ाव का नाम है। ये है एक सदाकार की आम कहानी कि सदाकार को भी हर वक्त ऐसे ही स्क्रिप्ट मिलते हैं कि आज अपने बॉस के लिए बोलो और आज अपने मुलाजमीन पर बोलो। आज खुशी की बात करो, आज दुख की बात करो, आज ये अनाउंस कर दो, आज ये कहानी सुना दो, आज ये वाकया सुना दो, आज ये वाली मनादी कर दो, आज ये वाला ऐलान कर दो। कोई एक चीज़ हमें पढ़ने को नहीं मिलती, हमें एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। तो ये आगाज़ आज की बात का जो मैं कर रहा था, वो यहीं से कर रहा था कि हम डॉक्यूमेंट्री और सबके स्टाइल्स मुख्तलिफ बना दिए, हमने खुद बना दिए, अपने तौर पर बना दी, अपनी पसंद और नापसंद से बना दिए। तो एक सदाकार की हैसियत से आपको खूबसूरती और अच्छे अंदाज से बोलना, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी
लफ्जों का चुनाव, बात में ठहराव, किस बात को कहाँ वजन देना है, कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर सांस लेना है, कहाँ किस बात को क्या करना है, इन सब का एक मजमुआ, एक बुके बनता है जिसको कहते हैं सदाकार। स्टेज सेक्रेटरी, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको आम जिंदगी में। तो ये सारी खूबसूरती सर आपके, मैम आपके, मिस आपके बोलने से है। आपने आज यहाँ से सीख कर कल किसी रेडियो स्टेशन पर बैठना है, प्रोग्राम करना है या नहीं करना, ये तो मैं वक्त से पहले मैं नहीं कुछ बता सकता। ये आपकी अपनी मेहनत है। किसी चैनल के लिए आपने, किसी न्यूज़ चैनल्स के लिए, किसी एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए, किसी के लिए आपने काम करना है, ये सभी आप कर सकते हैं, कोई मोहताजी नहीं है क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है। आप कोई आपको काम दे ना दे, आप अपने लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से सारे मामलात ये ज़िंदगी के चलेंगे। आपने अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करने हैं और अच्छा स्टैंडर्ड वो होता है जो सबके लिए ठीक हो। मतलब है फैशन आर्ज़ी होता है और स्टैंडर्ड मुस्तकिल होता है। जब आप एक स्टैंडर्ड पर चल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा-थोड़ा सा मज़ीद कुछ अच्छा करके आप फैशन में भी घुस सकते हैं। लेकिन आप चूँकि स्टैंडर्ड पर होते हैं, स्टैंडर्ड से नहीं हट सकते और मज़ीद उसमें खूबसूरतियाँ लाने के काबिल आप हो जाते हैं। कल मैंने अर्ज़ की कि मैंने कल आपको प्रोग्राम के आखिर में मैंने कुछ बातें की ऐसी, तो मुझे मैसेजेस आए कि जनाब एक हमारी मैम ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सभी की मतलब अच्छी लफ्ज़ों में बात हो रही थी। तो मैं क्या कर रहा था कल, आज़म साहब ने कहा कि हमें तो यूँ लग रहा था कि जी नंबर लें और खून देने चले जाएँ। ये एक फीलिंग्स थी। मैं आपको अपनी फीलिंग्स के ज़रिए आपके दिल में उस बात को, मैसेज को पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। ईद के प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो ईद की खुशियाँ डिस्कस करते-करते मैं एकदम से दुःख की कैफ़ियत में आ गया। ये भी मेरी फीलिंग्स थी। उन फीलिंग्स के ज़रिए मैंने आपके जज़्बात को, आपके एहसासात को, आपके उस नरम गोशे को जिसमें एहसास करने की सलाहियत एक हिस्स होती है, मैंने उसको छेड़ने की कोशिश की। तो बहुत सारे उस वक़्त सुनने वाले जो हमारे मौजूद होते हैं, हमें नहीं पता होता जब हम ऑन एयर होते हैं तो कौन हमें कहाँ पर, किस तरह से, कहाँ-कहाँ बैठ के सुन रहे हैं। आप यकीन जानिए मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो फ्लड आया था, ये वाला नहीं, इससे पहले जो एक फ्लड आया था, आई थिंक 2010 में था शायद। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त फ्लड पे काम कर रहा था एंजेलिना जोली के साथ में, फ्लड अफ़ेक्टेड एरियाज़ में काम कर रहा था। वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो आई हुई थी, मैं भी था। तो मैं मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहा था, वो चली गईं, उसके बाद भी मैं काम करता रहा। रेस्क्यू 11, 22 के साथ काम किया मैंने, रेड क्रिसेंट वालों के साथ काम किया, हलाल अहमर जिसको कहते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ मैं एज़ रेडियो सेक्शन के स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से मैं वहाँ पर मैं वहाँ पे उस वक़्त मेरी जॉब थी और मैं लाइव प्रोग्राम्स किया करता था उन मुतासरा जगहों पे जाकर जहाँ पर सैलाब की कैफ़ियत होती थी। मुझे रोना आ जाता था उन जगहों पे जाकर जहाँ पे हँसते-मसते घर हुआ करते थे। ये वो जगह थी जो मेरे अपने वसेब की जगह थी जहाँ पर मैं खुद भी, मेरे ख़ानदान बसते थे वहाँ, मेरी फैमिलीज़, मेरा सारा वसेब है। तो हम लोग ईद की छुट्टियों में अपने गाँव जाते हैं। गर्मियों के मौसम में हम आम खाने के लिए जाते थे, ट्यूबवेल पे नहाने के लिए हम जा रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं और उन जगहों पर उनके घरों में जा रहे हैं जहाँ पर हमें दूध, मक्खन, शहद, देसी घी, पता नहीं क्या-क्या कुछ अनवाउ अक़साम के खाने, गोश्त, बकरे ज़िबा हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं हमारी। वो लोग होते थे जो हमें करते थे
और जब मैं उन इलाकों में पहुंचा तो वो लोग थे जो हमसे चावल का एक डब्बा लेने के लिए बेचारे लाइन में लगे होते थे। बेबसी की कैफियत ही होती थी। तो मुझे, क्योंकि मैं उस वसेब का हिस्सा था, तो मेरी फीलिंग्स जो थी ना वो कुदरती थी। तो मैं वो फीलिंग्स लेके जब अपने स्टूडियो में आके प्रोग्राम्स करता था या वहीं से लाइव प्रोग्राम करता था, आधा शहर जो है ना जी वो मेरे साथ ही रो रहा होता था। रोने से मुराद है कि दिल में एक कैफियत आ जाती थी, क्योंकि मेरी कैफियत जेन्युइन थी। तो जब जब बंदा अपने असल में मौजूद होता है और अपने कर्ब को बयान कर रहा होता है, तो वो उसको किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपके आँसू जो हैं वो बहुत सारी बातें कह जाते हैं। आँसू में बड़ी ताकत होती है। तो ये वाहिद चीज़ आँसू और ये कैफ़ियत है जो आप मसनूई तौर पर लाने की भी कोशिश करें। अगर आप नरम दिल नहीं हैं, आप दिल में आप हसास तबीयत के नहीं हैं, आपके दिल में किसी के लिए जज़्बा नहीं है और आप लोगों से कोई इमदाद लेने के लिए, मदद लेने के लिए, लोगों को ये कहने के लिए कि आए खुदारा आएँ और हमें बचा लें, आप नहीं कर सकेंगे, सख्ती होगी आप में तो। ख़ैर, मैं जिस तरफ आना चाह रहा था वो ये थी बात कि मैं जब प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे यकीन जाने कि 1-1, 2-2 घंटे के प्रोग्राम में हज़ारों लोगों के लिए ट्रकों के ट्रक अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया, मुझे मेरी मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ इस काबिल हो गए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यहाँ से रोज़ 10-10, 15-15 ट्रक्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए उन मुतासरा इलाकों में भिजवाता था। तो ये बात मैं क्यों मैंने आगाज़ इस बात का शुरू कहाँ से की हमने और कहाँ तक पहुँच गए? शुरू मैंने जहाँ से की, इस बात को मैंने इसलिए छेड़ा कि आपके जज़्बात, आपके निकले हुए वो जो ज़ुबान से की निकली हुई बात, वो लोगों के दिलों पर असर करती है। अगर वो बात अच्छी हो, भली हो और आपकी खलूस उसमें झलक रहा हो। और अगर वही बात आपकी, जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि बसों में, गाड़ियों में, मसाजिद में, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे बेइज्तिमा होती है, वहाँ पर कुछ टिपिकल पेशावर किस्म के भिखारी होते हैं। भीख माँगना भी एक आर्ट है ना? तो वहाँ पर कुछ ऐसे टिपिकल होते हैं जिन्होंने रटे-रटाए जुमले बोले होते हैं और इस अंदाज़ से वो बोल रहे होते हैं कि हमें साफ पता चल रहा होता है कि सब ड्रामेबाज़ी चल रही है। वो रटे हुए जुमले। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी बेबसी और उनकी वो जो माँगने का और उनका वो सदा लगाने का अंदाज़ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो वो क्या है? वो रटे-रटाए जुमले वो आपको अच्छे नहीं लगते और आपकी जेब में आपका हाथ नहीं बढ़ता और वो जो टूटे-फूटे जेन्युइन अल्फ़ाज़ हैं, वो असर कर जाते हैं। इसी तरह से हम जब अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं एक सदाकार की हैसियत से, तो हम टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप एक सदाकार बनने जा रहे हैं। तो आपके लफ्ज़, आपकी वो तमाम चीज़ें मिल-मिला के एक ऐसी खूबसूरत चीज़ बनती है कि वो लब लोग उसको सुनते हैं। माएँ जब अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती थीं रात को, दादी अम्मा, नानी अम्मा, तो बच्चे कहानी सुनते-सुनते सो जाते थे। कैसी अल्लाह पाक ने उनकी आवाज़ में ऐसी सलाहियत रखी कि आज ये वक़्त है कि हम किसी को कह देते हैं कि यार खामोश हो जाओ, नींद आ रही है, आप चुप कर जाओ, हमें सोना है। और एक वो माँ की और दादी की, नानी की वो आवाज़ कि वो कहानी सुनते-सुनते बच्चे मज़े से सो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें कितनी ताकत रखी है। आपकी ज़ुबान से निकले हुए खूबसूरत अल्फ़ाज़, जिसको हम कहते हैं सुनहरी बातें, अक़वाल ज़रीं, कोई वक़्त कहते हैं कबूलियत का होता है। वो इसलिए कहा जाता है कि हम रोज़ ही बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं, जो हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी-कभी कोई बात ऐसी लगती है, जो दिल पे असर कर जाती है। तो इसका मतलब है कि वही बात जो हम बेशुमार मर्तबा सुन चुके,
किसी के मुंह से निकल कर सुनते हैं तो असर कर जाती है। तो इसका मतलब है वो वक्त शायद ऐसा था, हमारी उस वक्त कैफियत कुछ ऐसी थी, या फिर उस कहने वाले का अंदाज ऐसा था कि वो बात असर कर गई। तो ज्यादातर ये होता है कि उस कहने वाले की बात में असर होता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जमाने के किस्से उठाकर अपनी जात से मंसूब करके आपको इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं जैसे सारे मामलात वो दुनिया के सुपीरियर किस्म के लोग हैं, कामयाब शख्सियात हैं वो, और आपको वो कामयाब जिंदगी सिखाने के गुर सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी बातें, उनका बात करने का अंदाज, मुखातिब होने का अंदाज इस तरह होता है कि आप सब सब जो है वो पागल हैं, और वो कामयाब तरीन शख्स है दुनिया का जो उस वक्त आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेबसी के मारे सारे लोग बैठे हुए उसको सुन रहे हैं, और वो बोलता चला जा रहा है क्योंकि उसके हाथ में माइक है। तो जिसके हाथ में माइक होता है उसको सुनना मजबूरी होता है। आप 2 घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, आधे घंटे का प्रोग्राम को रखते हैं और आप बोले चले जा रहे हैं, तो मेरी सोशल मीडिया मेरी मजबूरी नहीं है। एक ही लम्हे में मैं आपको स्किप कर दूँगा, आपको म्यूट कर दूँगा और चैनल पे शिफ्ट हो जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में आपको सुन रहा हूँ तो मैं को मजबूर नहीं हूँ, मैं को बेबस नहीं हूँ, मुझे रिमोट किसी ने छुपा नहीं रखा। मेरी मजबूरी नहीं है आपको सुनना। हाँ, अगर आप अच्छा बोलते हैं, खूबसूरत बोलते हैं, अच्छे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आपका अंदाज़ बहुत ही प्यारा है, मेरे दिल में घर कर जाता है, तो मैं आपके उस चैनल का बेल आइकन भी, बटन भी प्रेस करके रखूँगा कि जैसे ही आप कुछ नया डालें, तो वो मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ आपकी सुनने के लिए, आपके इंतज़ार में बैठा हूँ कि प्लीज़ आप नई वीडियो, नया फलाँ वो अपलोड करें। लेकिन मजबूरी में आके कोई भी आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कोई मजबूर नहीं है सोशल मीडिया में, उसके पास वैरायटी है। हज़ारों, लाखों चैनल्स उसके पास मौजूद हैं, वो इधर से जाएगा उधर, उधर से जाएगा उधर, उधर से जाएगा उधर, और उसे याद ही नहीं रहेगा कि आप भी थे। लेकिन अगर आप इस काबिल हैं, तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा, बटन प्रेस करेगा, जो-जो चीज़ें आपने जिस-जिस तरह से आपके पेज लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा, आप उसको जोड़ के रखे हुए हैं अपने साथ, आपकी एफ़िलिएशन बन चुकी है। वो एफ़िलिएशन ऐसी सॉलिड बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपके सुनने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा भी होता रहे और साथ-साथ वो और लोगों को भी उस तरफ लेकर आए। और फिर उसके बाद ये हो कि आपकी उस बात में आपका जो कंटेंट है, वो भी इतना शफ़ाफ़ और खूबसूरत हो कि उसको सुनने वाले को उससे कुछ नफ़ा मिलता रहे। आप ही को नफ़ा ना मिले, उसको भी नफ़ा मिले। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़, खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव और खूबसूरत मज़मून, खूबसूरत तहरीर, इन सब को मिलाकर जब एक चीज़ निकलती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोगों को अच्छी ना लगे। ठीक है? ये इतनी लंबी जो तमहीद मैंने बाँधी, ये मैंने क्यों बाँधी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको मैंने इस लंबी कहानी में, इस लंबी तमहीद बाँध के बात करने में मैंने क्या मैसेज कन्वे किया, ये आपकी सेंस है कि आपने इस सारी कहानी को क्या समझा, मैं क्या कहना चाहता था और मैं क्या कह गया। जी फरमाइएगा, ये सारी गुफ्तगू जो आपसे मैंने की, ये क्या था? जी बोलिए सर, मैम, मिस, जिनके साथ माइक ऑन है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हाफिज़ अब्दुल्ला बात कर रहा जी हाफ़िज़ साहब। आपकी बारी पूरी बात का खुलासा जो मैं समझता हूँ समझा हूँ ज़ाती तौर पर, आपने ये फरमाया कि खुद में इतना टैलेंट पैदा करें कि आपको लोग सुनें।
जी, जैसे कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स जो अक्सर लोग होते हैं जिनके पास रटी-रटाई कहानियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और लोग उनके सामने बैठने पर मजबूर होते हैं, उस तरह किसी को कॉपी करके उन जैसा ना बने। हाँ मुझे जी, ये समझ आया। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा ये मैं बात ठीक है और भी आप बात करें, कोई और बात करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो कहा वो बस वो एक मिसरा कहूँगी कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, वाह! तो बस यही है कि ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करना, ट्रेंड सेटर बनना है। और जी, बिल्कुल। बेहतर है कि अपना एक ऐसा अंदाज़ हो कि जिसे लोग पसंद करें, लोग उसको फ़ॉलो करें, बजाय ये कि आप दूसरों को फ़ॉलो करें। क्योंकि अगर हम किसी की नकल करते हैं तो वो बहुत आर्ज़ी होती है। हमारा अपना हुँ, रंग जो होता है वो बड़ा ख़ालिस और बड़ा पक्का रंग होता है। हुँ, तो कोशिश करें कि उसे बाकी रहने दें और उसी की आप तैयारी करें, उसी में बेहतरी लाने की कोशिश करें। हुँ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात की आपने। जी, फ़रमाइए। यानी ये सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें हज़ारों लोगों में आपका एक ऐसा मौज़ू होना चाहिए, आपके अल्फ़ाज़ में ऐसी तासीर होनी चाहिए कि लोग आपके साथ बैठें, आपको सुनें, हाँ, आपको देखें। जी, बिल्कुल ऐसा तो है। हज़ारों में से आपके अल्फ़ाज़ उनको पसंद आ जाएँ, तो वो आपके सुनने पे मजबूर हो जाएँ कि ये वो बंदा है जिसको हमने सुनना था, जिसको हमने देखना था। यानी इस तरह की अपनी वो रखें आप कॉन्टैक्ट इस तरह का हो। बिल्कुल सही फ़रमा रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ होगा तो हमें सुना जाएगा, अदरवाइज़ किसी को क्या पड़ी हमें सुने। उसके पास और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसको को मजबूरी थोड़ी है, को पीटीवी थोड़ी है कि भी चैनल घर वाले चेंज ही नहीं करने देंगे। सही। तो सोशल मीडिया हुँ, है, सबके पास बेशुमार चीज़ें हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका अंदाज़ अच्छा नहीं है, आपका मटीरियल ही अच्छा नहीं है, मतलब ये खाली आपकी अच्छी आवाज़ को लेके हमने क्या करना है? आपकी बिल्कुल। कहानी अच्छी नहीं है और खाली आपकी कहानी को लेकर हमने क्या करना है? आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है और दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं और आपका मटीरियल अच्छा नहीं है, तो वो भी बुरा है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी आवाज़ को लोग सुन के अशश कर उठें और वीडियो देख के वीडियो ठीक ना हो। सारी चीज़ें मिला-जुला के एक खूबसूरत चीज़ बनाती हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक बुरी फुटेज को एक अच्छी आवाज़ सपोर्ट कर देती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक अच्छी जो फुटेज है उसको बुरी आवाज़ सपोर्ट कर दे। बुरी आवाज़ से वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? अच्छी आवाज़ उसको सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो सारी चीज़ों की मेहनत शामिल है, वीडियो की भी, ऑडियो की भी और फिर उसके बाद की भी। उसके स्क्रिप्ट राइटर की, उसकी कहानी लिखने वाले की, उसका मज़मून बनाने वाले की भी मेहनत शामिल है। तो क्रेडिट कौन लेके जाता है? जिसकी आवाज़ हम सुन रहे होते हैं, जो बोल रहा बिल्कुल। होता है। जी, और बात कीजिए। उज़्मा आतिफ़ आप कह रही हैं कि सर वॉल्यूम बहुत लो है आज और कुछ वॉइस डिस्टॉर्शन भी है। क्या सभी को ऐसा फ़ील हो रहा है या उनको हो रहा है? सर नहीं, मुझे वॉल्यूम तो ठीक काफ़ी है, क्लियर आ रही है, क्लियर क्लियर आ रही आवाज़ है। आ रही है। चलें, चलें, उनकी तरफ इसका मतलब है कोई मामला होगा। शायद नेट नेट तो कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, आप बात कीजिए सर। अच्छा, हम इस बात को आगे बढ़ाएँ या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए? जी सर, आ गई मेरे ख़्याल है। जी, आगे चलते आग हैं। आगे बढ़ाएँ। जी, अब ये था कि मेरे पास आज रिकॉर्डिंग्स आईं, माशाल्लाह सुनी और बड़ा मज़ा आया। सबने बड़ी मेहनत की, बड़ा दिल लगा के उसको पढ़ा और खुशी हुई सुन के। मेहनत है आपकी, यकीन जाने मेरे लिए आपकी अहमियत जो है ना वो ये है कि मुझे आप कोई 2 मिनट 4 मिनट की कोई चीज़ भेजते हैं तो मैं उसको सीने से लगाता हूँ। उसकी वजह ये है, ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि आज इतने मसरूफ़ियत के आलम में अगर आप कोई 2 लाइनें, 4 लाइनें, 1 मिनट, 2 मिनट बड़ा ही माहौल बना के एक खामोशी वाली जगह पे जाके रिकॉर्ड करके मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन जाने ये मेहनत आपकी रंग लाएगी इंशाअल्लाह। और जहाँ तक बात है कि आपने जो चीज़ें भेजी हैं, तो वो चीज़ें जो रिकॉर्ड करके भेजी हैं, उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं, वो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँ मजमूई तौर पर।
वैसे इनफरादी तौर पर भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, करता भी हूँ। तो जो जो मुझ तक पहुँची चीज़ें, उसमें जो कमी कोताही है वो ये है कि मुझे यूँ लगता है कि एक चीज़ जो है, एक स्क्रिप्ट जो आपके सामने मौजूद है, उसका ड्यूरेशन 4 मिनट का होना चाहिए था, आप उसको 3 मिनट में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉज़ जो है ना, बात करते हुए पॉज़ अक्सर बेज़ार करते हैं, और अक्सर बात का वज़न ही पॉज़ देने से होता है। मैंने आप सबको शायद कभी-कभी अजीब भी लगता हो, अच्छा भी लगता हो, सबकी कैफ़ियत सबके साथ होती है। किसी को टोक रहा होता हूँ, किसी को कोई बात कर रहा होता हूँ, तो सब कोई पॉज़िटिव लेगा तो मैं उनकी इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, नेगेटिव लेंगे तो अपने साथ ज़्यादती करेंगे। आज़म साहब की मैं तारीफ़ कर रहा था कि आज़म साहब, आपकी आवाज़ रेडियो वाली है। आपने जानने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ रेडियो वाली क्यों है? समझने की भी कोशिश कीजिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज़म साहब 1 मिनट की बात 1.5 मिनट में करते हैं, ओए वो बात जो है ना, वो पानी ठीक है? जी सर, उनकी और आवाज़ में ठहराव है। ठहराव है, और बहुत सारे हमारे साथी 1 मिनट की बात 40 सेकंड में करने की कोशिश कर जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम बचपन में जब अपने निसाब की कुतुब पढ़ा करते थे, तो उसमें कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम, वो जब बोलते थे तो उस वक्त किताबों में लिखा होता था कि उनके बोले हुए अल्फाज गिने जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये सुन्नत जी भी सर। है। तो देखें, हम उनकी उम्मती, उनकी निस्बत को लेते हुए अगर हम उस अंदाज को कॉपी करें तो उसका सवाब भी साथ-साथ है। और इसी तरह से आप देखें कि कुरान पाक की तिलावत है, एक कारी साहब हैं, उनकी सूरह रहमान को बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मरीजों की थेरेपी के लिए उनकी आवाज़ को सुना जाता है। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में ऐसा असर रखा कि उनकी ज़ुबान से अल्लाह का कलाम जब अदा होता है, तो लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो जब बोलते हैं तो लोगों की काया पलट जाती है। लोगों के नसीब जाग जाते हैं उनका बयान सुन के। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो जब बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी का नया सूरज तलू हो गया। ये सारा क्या है? कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है आवाज़ में कि आवाज़ से आप किसी को रुला देते हैं, किसी के दिल में घर पैदा कर लेते हैं, और किसी को सारी उम्र के लिए बेज़ार कर देते हैं। आपकी शक्ल ही देखना नहीं चाहता। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर उनको सुकून मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको ज़िंदगी मिलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी आवाज़ सुनकर बस उनकी खुशियों का कत्ल हो जाता है आपकी आवाज़ ही सुनकर। ये हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, साथ-साथ चल रहे हैं। तो ये जो लफ्ज़ों का उतार-चढ़ाव, ये सारा मैंने कल एक गुज़ारिश की थी सबसे आपसे कि आपको प्रोग्राम, ये जो आखिरी क्लासेस हमारी चलेंगी ना, उसमें ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी कि जो मैं आपको किस्से, कहानियाँ और तमहीदें बाँध के जो बातें कर रहा हूँ, ये क्या मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा था, या इसमें कोई मैसेज था, या मैं आपको इसमें भी कुछ सिखा रहा था, कुछ बता रहा था। अब मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, ये बड़ी दिल की बातें कर रहा हूँ। क्या आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे दिल की बातें कर रहा हूँ? भले मुझे मैसेज कीजिए या बोल के बता दीजिए। सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप अपने दिल की बातें करें। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप हमें समझा रहे हैं कि इन चीज़ों को देखें, इस पे अमल करें और खुद ही में नाम पैदा करें।
तो मुझे सर तो ये ऐसा मेरी लगता जो है। बातें हैं आपके दिल में असर कर रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? जी, जी, सर बिल्कुल सर। वाकई दिल में असर कर रही है। दिल में असर कर रही है। तो सर ये मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ ये बोलने में। मेहनत क्या कर रहा हूँ कि मेरे लिए आप इतने, अल्लाह जानता है बखुदा, आप सब मेरे लिए इतने अहमियत रखते हैं कि मैं आपके लिए पेन लेते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीन जाने कि अल्लाह पाक का निज़ाम है कि जब आप किसी के लिए खलूस दिल से कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो बातें असर रखती हैं। अगर मैं खाली इस क्लास को चलाने के लिए बोलता रहूँगा, तो मेरे बोलने में खूबसूरती ज़रूर आ सकती है, लेकिन असर नहीं होगा। मेरा तो यही ईमान है, कहना है। बिल्कुल तो ऐसा ही है सर। ऐसा ही है ना सर? तो मैं जी आपके सर। लिए बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे यूँ लग रहा है कि आपके दिलों पर वो बात असर कर रही है। तो सर यही आपका अंदाज़ होगा, क्योंकि मैं, मेरी जितनी बातें आप सुन रहे हैं ना, तो मैं कोई आलिम दीन हूँ, ना मैं कोई दानिश्वर हूँ, ना मैं कोई कोई इतनी बड़ी कोई वो कुतोप चीज़ हूँ कि आप सारे मुझसे सुन रहे हैं। आप माशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपने इल्म व दानिश में, अपने ओहदों में, अपने मामलात में मुझसे कई गुना अच्छे हैं। मुझे क्यों सुन रहे हैं आप? एक ही वजह है उसकी कि आप एक अच्छी आवाज़ को अपनाना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ को सुधारना चाह रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि मैं जो आपको अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी आवाज़ ठीक ना हो और आपको अच्छा सिखा रहा हो, बता रहा हो, ये मुमकिन है। ये मुमकिन है कि वो आपको, उस्ताद का ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा इंजीनियर वो खुद भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसके शागिर्द अच्छे हो सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी आवाज़ ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी हो, मेरे लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा हो, मैं बहुत तहज़ीब और बड़े उसमें रहता हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जो आपको कह रहा हूँ वो अच्छा है, तो वो अच्छा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के और कल के आखिरी हिस्से से और आज के आगाज़ से ही मैंने अपनी टोन को थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है। आज आप अगर महसूस करें, तो आपको फ़ील होगा कि आज फ़खर साहब किसी दुःख में, तकलीफ़ में, अज़ियत में हैं। ये एक कैफ़ियत मैंने अपनाई है आज प्रोग्राम के आगाज़ में। अभी आप मुझे एक बटन प्रेस करने जितना टाइम लगता है मुझे, अभी आपको यूँ लगेगा कि हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम करने बैठ गया हूँ मैं। अभी एक बटन प्रेस करने की देर होगी, मैं वैलेंटाइन डे पर टीनेजर्स का फ़ख्र बन जाऊँगा। अभी एक बटन प्रेस करने की देर होगी कि मैं बहुत बड़ा मुफ़क्किर बनने की कोशिश करने लग जाऊँगा, बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर बनने की कोशिश कर दूँगा। ये एक सब क्वालिटीज़ जो हैं, ये एक सदाकार में होनी ज़रूरी हैं। आप सिर्फ़ स्टोरी टेलिंग के लिए सदाकार नहीं हैं। आप सिर्फ़ रिव्यूज़ देने के लिए सदाकार नहीं हैं। आप सिर्फ़ शायरी पढ़ने के लिए सदाकार नहीं हैं। आप अफ़साना पढ़ने के लिए सदाकार नहीं हैं। आप सदाकार हैं, आपकी निकली हुई एक-एक अल्फ़ाज़, एक-एक बात वज़न रखती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो सर आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो कुछ आप तक पहुँचाया, उसका मुख़्तसर और जामे जो कुछ भी था, वो ये था लुब-ए-लुबाब कि आपको बहुत प्यार, खुलूस, सॉफ्टनेस, नरमी, आजिज़ी, जो चीज़ें भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी रेसिपी है एक अच्छे सदाकार के लिए। एक अच्छी रेसिपी बनती है एक अच्छे कढ़ाई गोश्त के लिए। वो मैं लाइव प्रोग्राम रेडियो पे करता था ना, तो वो अक्सर ये होता था कि मेरे चाहने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ऐसे होते थे कि दौरान प्रोग्राम ही मैं उनको मैसेज दे देता था, प्रोग्राम में ही। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं चाय पर, तो मैं साथ ही साथ उनको प्रोग्राम करते हुए ही को बात कर देता था कि भाई चाय के साथ मैंने कुछ खाना भी है, वो भी लेके रखो। क्योंकि 1 घंटे का या 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, तो दोस्त बैठे होते थे, इंतज़ार कर रहे होते थे कहीं न कहीं, किसी होटल पे या किसी किसी के घर में, कोई बैठक में। तो वो रेडियो भी ऑन कर देते भी, जैसे ही अपनी ये बकवास खत्म करे तो हमें पता चल जाए अभी आने वाला है। तो वो हम दौरान प्रोग्राम ही ना अपनी मैसेज कन्वे कर देते होते थे कि भई मौसम बहुत अच्छा है और जी चाह रहा है कि बस चाय हो, और गरमा-गरम चाय, और चाय के साथ अगर समोसे मिल जाएँ तो क्या ही बात है जी। दिल बाग-बाग हो जाता है, और ये है और वो है। तो ये अब ना हम वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें बात कर रहा है मौसम की। मैं सिर्फ उनको दोस्तों को पैगाम दे रहा हूँ
कि भाई यार अल्लाह लो कोई मेहरबानी करना, कोई कुनार को समोसे पकौड़े मंगा लेना, भूख लगी हुई है बड़ी। तो इसी तरह से ना हम बात कर रहे होते थे, यकीन जाने हुआ ये कि मैं ये आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारे अल्फाज इतने असर रखते हैं, इतने असर रख रहे होते हैं कि मैं एक दफ़ा मैं तो कर रहा था छेड़छाड़, चिट-चैट, वो बात क्या हुई कि ऐसे ही मैं बात कर रहा था तो मैंने कह दिया कि जी, जिनके पास पैसे होते हैं, पैसे वाले लोग बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स की शॉपिंग्स भी करते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी जगहों से जाकर खाने भी खाते हैं। तो आज वो मौसम कुछ उस दिन इस किस्म का था, तो मैंने शाम का टाइम था, तो मैंने बात शुरू यूँ कर दी कि मैंने कहा खुशकिस्मत हैं अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं, अच्छी गाड़ियाँ दी हैं, पैसा दिया है, जहाँ जी चाहता है बैठ के अच्छा खा लेते हैं, मँगा लेते हैं। तो कुछ हमारे जैसे दोस्त भी हैं ऐसे जो बेचारे पिज़्ज़ा खाने की हैसियत नहीं रखते तो बेसन वाला नान खा लेते हैं। तो मैं इस किस्म की मज़ाक से बातें कर रहा था। आप यकीन करें कि उस दिन रिकॉर्ड मेरे ऑफ़िस में को 10-12 पिज़्ज़े आ गए। मुझे नहीं पता अल्लाह के वो नेक बंदे बंदियाँ कौन थीं। यही पता चला पहले एक पिज़्ज़ा लेके गया बंदा, तो ये क्या है जी? ये जी आपकी डिलीवरी आई है। अच्छा जी। दूसरा, तीसरा 12 पिज़्ज़े आए मुझे और मैं अब शर्मिंदा वहाँ पे बैठा हूँ कि यार ये मैं तो ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था, लोग इतना असर ले लेते हैं। तो फिर मैंने ख़ैर मेरा फिर रात को 12 बजे फिर प्रोग्राम एक होता था, तो वो मैंने फिर रात के प्रोग्राम में सबका शुक्रिया भी अदा किया। अब मैं किसी को ये भी ना कहूँ कि हम तो ऐसे ही ड्रामे कर रहे होते हैं, आप सीरियस ना लिया करें, ये भी नहीं मैं कह सकता था। लेकिन मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इतना असर रखती हैं बातें कि वो देखें वो इतना महँगे-महँगे पिज़्ज़े उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब पिज़्ज़ा हर किसी की रज़ाई में भी नहीं होता था। अच्छे ब्रांड्स के पिज़्ज़े होते थे। तो ये इतना लोग असर रखते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कमी कोताहियाँ हैं वो सिर्फ़ ये हैं कि आपकी आज़म साहब की बात मैं कर रहा था, उनकी आवाज़ इसलिए भी अच्छी लग रही है कि वो ठहर-ठहर के बोलने की कोशिश करते हैं। किसी ज़माने में पीटीवी के दौर की बात करूँ तो मुझे नईम बुखारी साहब बोलते थे, बहुत अच्छे लगते थे। उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से मैं जो इंस्पायर हूँ, आवाज़ की इस दुनिया में तलत हुसैन साहब से, आबिद अली की आवाज़, फिरदौस जमाल साहब की आवाज़ और अल्लाह जन्नत बख्शे, जन्नत में जगह दे उसको, शफ़ी मोहम्मद की आवाज़। अगर आप सबने उनके ड्रामाज़ देखे हुए हैं, तो उनकी आवाज़ इसीलिए ही अच्छी थी कि वो आधे मिनट की बात को कुछ सेकंड्स ज़्यादा लेते थे बोलने में। ये कोई खूबसूरती नहीं है कि आप हर बात को ही ऐसे लेके बोलें, लेकिन आप अगर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आज तक जितने भी लोगों को मिला है हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के, हमारे वो स्टार्स रेडियो के और टेलीविज़न के, मेजॉरिटी उन लोगों की है जो बोलने में ज़रा मोहतात रहते हैं। तेज़ी से नहीं बोलते, थोड़ा-सा ठहराव लाते हैं और वो ठहराव उनका कुदरती नहीं होता, वो उन्होंने अपना लिया, चुन लिया। मेरे पास रेडियो के बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं, जो आम ज़िंदगी में ऐसे बोलते हैं कि खुदा की पनाह और जैसे ही माइक ऑन होता है, वो ऐसे बोलते हैं कि मोती झड़ रहे होते हैं उनकी ज़ुबान से। और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बेचारे बोलते हैं और जी चाह रहा होता है कि अल्लाह करे लाइट चली जाए। ऐसा भी होता है। तो ये सारी बातें आज से मैं आपसे मैं शेयर करने का मकसद ये था कि आप अपनी आवाज़ पर अबूर रखें तो इस तरह से रखें कि अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है तो आप ऊँची आवाज़ में किसी से पुकारने के लिए हम कहते हैं यार वो उसको आवाज़ दें, ऊँची आवाज़ में हमें जिसको जिसको हम पंजाबी कहते हैं हक्कल देना, वो हम ऊँची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। ज़ोर से चिल्ला के ब उसको बुला रहे होते हैं। इसी तरह से हम व्हिस्परिंग करते हैं, सरगोशी में बात कर रहे होते हैं किसी से। सरगोशियाँ भी चल रही होती हैं ना आजकल, तो वो सरगोशी में भी बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी आवाज़ को अपनी मर्ज़ी और अपने मिज़ाज के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी से तहज़ीब में रहते हुए बात करते हैं, तो हमारे बात का अंदाज़ क्या होता है? और हम अपनी लेबर को जब झाड़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमारा अंदाज़ क्या होता है? हम अपने
असातिज़ा कराम से बात कर रहे होते हैं तो हमारा अंदाज़ क्या होता है। इसका मतलब है कि हर जगह हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। आवाज़ तो वही होती है। आवाज़ मुख्तलिफ नहीं हो सकती। आवाज़ अल्लाह ने जो आपको दी है, वो वही रहेगी। अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, तो वो उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री में, रिव्यूज़ में, शायरी में, सब जगहों पर आवाज़ आप ही की चलनी है। आवाज़ किसी और की नहीं होगी, आवाज़ आप ही की होगी। अंदाज़ आप चाहें तो आजिज़ी का, इल्तिजा का, हुक्मिया, सवालिया, तंबीह वाला, निशानदही इंडिकेट करने वाला, चेतावनी देने वाला, ये अंदाज़ आपको उस मज़मून के मुताबिक रखना पड़ता है। आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती। वो मज़मून आपको बताता है कि आपने क्या बोलना है, कौन-सा अंदाज़ अपनाना है। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको लाइन बताता हूँ, खबरदार! तम्बाकू-नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अब ये क्या है? वार्निंग है। खबरदार! इसको मैं सॉफ्ट तरीके से बोलूँगा, तो ये खबरदार तो रहेगा ही नहीं। ये तो उल्टा कहेंगे कि हाँ, शाबाश, हिम्मत करें। तो मुख्तलिफ मज़मून आपको खुद ही बताते हैं कि हमें किस अंदाज़ से बोलना है। जैसे फूल तोड़ना मना है। अब ये क्या है? ये वार्निंग है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, वार्निंग है। ठीक है ना? ये वार्निंग है। तो इसको अगर हम वॉइस में बोलेंगे, तो वो वार्न करने वाले अंदाज़ में बोलेंगे, पोलाइट तरीके से नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि कस्टमर सर्विस में हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो फिज़िकली मैं बात कर रहा हूँ कि कस्टमर सर्विस में किसी बहुत अच्छे इदारे में जाएँ तो आगे वो पीछे चले जा रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि बस ये अभी हमें खाना भी खिला के भेजेंगे। हालाँकि उन्होंने हमारा काम भी नहीं करना होता। उनका अंदाज़ ऐसा खूबसूरत होता है कि काम हमारा टकेगा नहीं किया, लेकिन हमसे बात ऐसी की है कि हम मुतमईन होके आ गए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जिन्होंने हमारा काम ज़रूर कर देना होता है, लेकिन अंदाज़ ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि यार तुझे किसने यहाँ पे बिठाया किसने? तो वो उनका उनके बोलने का अंदाज़ इतना बुरा और इस तरह से वो पेश आते हैं कि बंदा कह रहा था कि इसको पता नहीं किसने यहाँ पे बिठा दिया। तो ये सारे अंदाज़ और बयान और ये सारे आपके हर लम्हा तब्दील होते हैं, हर जगह, हर मज़मून में आपकी कैफ़ियत बदलती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बड़े और छोटे और उस्ताद अपने वालिदैन, अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से और अपने हल्का यार जो ख़ास बडीज़ हैं, उनसे बात करते हुए और समवन स्पेशल से बात करते हुए हमारी फीलिंग्स कुछ और हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम फीलिंग्स पर गिरफ्त रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमें सिखा दें। भाई क्यों सिखा दें, आप तो पहले से सीखे हुए हैं। हाँ, सीखे हुए हैं आप व्हिस्परिंग भी करते हैं, आप डाँटते भी हैं, आप प्यार भी करते हैं, आप फ़ोन पर लंबी-लंबी बातें भी करते हैं, आप कहानियाँ सुनाते भी हैं और कहानियाँ घड़ते भी हैं, कहानीबाज़ भी हैं। ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इस्तेमाल आप थोड़ा-सा ट्यून करें उसको। ट्यून करना क्या है कि आपने सबक नहीं पढ़ना, कोई भी बात करें, सबक नहीं पढ़ना। आज मुझे जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उसमें से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स तो ऐसी थी जो बहुत अच्छी थीं, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी बस ठीक है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी थीं जो सबक ही पढ़ा हुआ था, जैसे मुझे वो कहानी सुना के पता नहीं क्या ज़ाहिर करना चाह रहे थे। भई वो कहानी भेजी मैंने, मुझे ही वापस सुना रहे हैं, तो वो कहानी मुझे ऐसे सुनाएँ कि वो कहानी सुनने में मज़ा आए। तो कहानी को सुनाना एक आर्ट है और एक अंदाज़ है। कहानी पढ़ी नहीं जाती, कहानी सुनाई जाती है। बात पे आपने गौर करना है कि कहानी सुनाई जा रही है। तो आपने कहानी पढ़ के मुझे सुनाई है। पढ़ के नहीं सुनानी है आपने, मुझे कहानी सुनानी है। तो कहानी सुनाने का अंदाज़ जो है वो ऐसा होता है कि मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, मैं ये बार-बार बातें इसलिए करता हूँ कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक वो इसलिए कि हमारे यहाँ अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने देहात में जाते हैं तो वहाँ पे वक्तीबाज़, जुगतबाज़, दास्तान गो, किस्सा गो ये अभी तक वहाँ पे ज़िंदा हैं। अभी भी मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, मैं जब अपने गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पर मुशायरा भी होता है सालाना और वहाँ पर महफ़िलें भी ऐसी लगती हैं कि रात को
सर्दियों हो या गर्मियों हो, कोई महफिल ऐसी लगती है कि कोई किस्सा सुनाया जाता है, कोई बात की जाती है, तो देहातों में भी चल रहा है ये सीन, बाज़ाब्ता ना भी चल रहा हो तो चल रहा है। तो वो जो सुनाने वाला होता है वो यकीन जाने के माहौल ऐसा बाँधता है कि बंदा जितनी भी जल्दी में बंदा कहता है अच्छा यार ये बात पूरी कर ले तो फिर ही उठूँगा, कहानी ये पूरी कर ले, मज़ा आ रहा है इसकी बात सुनूँ तो फिर ही उठ के जाऊँ। कहानी कोई इतनी दिलचस्प नहीं होती, उसकी अदायगी इतनी दिलचस्प होती है, वो ऐसा माहौल बना रहा होता है, ऐसा क्रिएट कर रहा होता है माहौल कि बंदा जो है ना ना चाहते हुए भी उसकी बातें सुनने के लिए बैठा रहता है और ऐसे माहौल में बैठा होता है कि बंदा को कंफर्ट ज़ोन नहीं होता वो, लेकिन हम उसकी बातें सुन रहे होते हैं और मज़े से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। हमें पता होता है कि ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है सारी, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो जनाब अपने तमाम सुनने वालों से यही गुज़ारिश करूँगा कि आपका कहानी पढ़ने का अंदाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, माज़रत के साथ। मुझे आप कहानी सुनाएँ, पढ़ के ना भेजें। जिन्होंने सुनाई है, उनकी मैंने तारीफ़ भी की है। तो जिनकी तारीफ़ की है, उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने बहुत परफ़ेक्ट पढ़ा है। बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन भी अभी भी उसमें गुंजाइश है। किसी ने मुझे शायरी भेजी है, तो उसमें वही गलतियाँ की हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। भाई नहीं, ऐसे नहीं है। बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज़, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख़्याल कर। ये मज़ा दे रहा है आपको, है ना? क्योंकि बात ही ऐसी हो रही है कि वो खुद को कह रहा है बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज़, कच्चा तेरा मकान है, को अक्ल वाले काम कर। तो इसलिए ये एक एक हमारे घर की बात लग रही है ना, हमारे मुआशरे की बात लग रही है। इसी तरह से हम कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अच्छा लग रहा है ना सुन के? यही शेर हम पहले सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अबे भाई क्या हो गया? ऐसा नहीं है। इकबाल की शायरी, इकबाल को पढ़ाने वाला, इकबालियात को दर्स देने वाला, इकबालियात का लेक्चरर जो है, वो अगर इकबालियात को पढ़ा रहा है और उसकी असास को समझता है और इकबाल के शायरों को इस तरह से अदा करता है कि यकीन जानिए कि एक आम सा डफर भी इकबाल का शाहीन बन सकता है, जिसको वो इकबाल अपना शाहीन कहता है। लेकिन जो इकबाल का पैगाम ही इतने मरियल अंदाज से पहुंचा रहा है और इतने भोंडे अंदाज से पहुंचा रहा है, शाहीन क्या, वहां से चिड़ियां भी नहीं निकलनी। बात ही नहीं वजन से शिकवा जवाब शिकवा है या कोई भी कलाम है, उसको पढ़ाई ऐसे जा रहा है वो इकबाल का कलाम पढ़ना कोई आम आम आदमी का काम नहीं है, जब तक वो समझे ना कि वो बात क्या हो रही है। गालिब को पढ़ना कोई आम आदमी का काम नहीं है, जब तक वो समझे ना कि वो क्या कह रहा है। तो सभी शायर, मैं ये बड़े नाम इसलिए ले रहा हूँ, कि बड़े नाम है, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी शायरी हम पढ़ते हैं। तो ये जनाब ये कलाम समझ के पढ़ना, ये आर्ट आपका अपना है, ये मैं आपके अंदर शामिल नहीं कर सकता। मैं आपको बता नहीं सकता। फारिया सिद्दीकी ने शेर भेजा, ये क्या है? सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वाह! क्या कहने को, और भी शेर भेजिए और आप सब भी भेजिए कोई चीज़ ऐसी जो आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हो, तो ज़रूर भेज दीजिए। मेरे पास भी मटेरियल की कमी रहती है। तो अब शेर भी भेजिए और कुछ और सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको। तो सर ये आप शेर अब मौके के लिहाज से था ना, इसलिए मैंने भेजा। जो बात आप बहुत कह रहे थे शुक्रिया उस लिहाज आपका। से था। अब मेरे जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो इसको करते हैं, सेफ अंदाज़ में बयाँ सेफ अंदाज़े बयाँ रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। सेफ सेफ समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये समझना है कि ये क्या है? सैफ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब वो मैंने सर सारी सैफ बात है पढ़ी। शायर, सर नाम है। जी, सैफ शायर का नाम है सर। सैफ है,
जी, जी। सैफ सैफ। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, अच्छा, वरना अब दुनिया आपके में लिए कोई बात फारिया नहीं बीबी, बात आपके नहीं। लिए जी, जी, स्पेशली जी, जी। आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने ना इसको पॉज देना है, मैक्सिमम पॉज देना। आप इसी शेर को पढ़िए। मेरी नकल कर सकती हैं आप? सर मुश्किल है, क्यों कोशिश कर मुश्किल सकती है? हूँ मैं सर। आपकी नकल कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? हम सबकी सर नकल आप तो हम अपने उस्ताद हैं। बच्चों की नकल उतारना शुरू कर देते हैं। नकल जी, उतारने में हम माहिर हैं। अब आप कोशिश कीजिए। जी सर। सैफ अंदाज़े बयां बोलिए। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। रंग बदल देता है, रंग बदल देता है। रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ठीक है? थोड़ा-सा ना हमने ड्रामाई अंदाज़ भी उसमें डालना है। जी, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, और हाथों का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है। ये हो नहीं सकता मैं नई बात करते हुए अपने हाथों को भी जो है ना हिला रहा हूँ। मैं हाथों का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप सब करें। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बात में असर रखती है। जैसे हम गोल चीज़ को इशारा करते हुए हाथों को भी कर रहे हैं, गोल का इशारा भी कर रहे होते हैं। और वो लंबी चीज़ का बात कर रहे हो तो हम वो हाथ से भी तो ओ लंबी जी यार वो ये सारी चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही होती हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम किसी को कह रहे हैं थोड़ा-सा यार, थोड़ा-सा पानी पिलाना, हाथों को भी ऐसे इशारा करो, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा। भाई जब मुँह से कह रहे हो तो हाथ क्यों ऐसे कर रहे हो? वो उसको सपोर्ट करती हैं। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज उस बात में असर डाल रही होती है। इसी तरह से हमारे असातिज़ा किराम, आप खुद माशाअल्लाह से असातिज़ा किराम में शामिल हैं सारे। तो ये जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी बातों को हमारे हाथ, हमारे इशारे, हमारी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक गलती बहुत बड़ी सदाकारों की ये है कि वो साकिन होके कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो आवाज़ में वो बात आती नहीं है क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से कि जैसे मुझे पहाड़े याद थे, मैं हिले बगैर पहाड़ा सुना नहीं सकता था। हिलता था तो पहाड़ा सुनाना शुरू कर देता था। इसी तरह से कलमे याद करवाए, तो हिल-हिल के कलमा याद रहता था, जैसे ही रुकते थे कलमा भूल जाता था। तो ये कैफ़ियत है, आपके साथ भी होगी शायद। तो अंदाज़े बयाँ सैफ अंदाज़े बयाँ रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। पढ़िए जी इसको। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ठीक है। सर हाफिज अब्दुल्ला। जी सर। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अब आप सबसे मैं मुखातिब हूँ। अब आपने इसको दानिस्ता स्लो पढ़ने की कोशिश की है, हालाँकि आप ऐसा नहीं पढ़ते। चूँकि मैं इतनी देर से लेक्चर झाड़ रहा हूँ, तो आपने उसको इसी तरह से पकड़ा। अब इसको आप तेज़ भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बात की मुनासबत से होता है, वो स्क्रिप्ट की मुनासबत से होता है कि आप उसको आहिस्ता पढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, या उसको तेज़ पढ़ना ही उस वक़्त ज़रूरी है। अब इसी लाइन को हम तेज़ी में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तेजी में भी पढ़ दिया। सिर्फ हमने लफ्जों की माहियत, लफ्जों की अहमियत, लफ्जों का वजन, लफ्जों का तकद्दुस, हर चीज को हमने समझना है। वरना वरना कहते हुए आपके हाथ यूं होने चाहिए, वरना वरना मतलब मैं तेरा एहतराम कर रहा हूं, वरना मैं जैसे वो वाला वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, मैं तेरा एहतराम कर रहा हूं और बात कोई नहीं है। ये वही वाला वरना है, ये वही वाली नई बात है। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना अच्छा एक एक अंदाज मेरा है जो मैं अदबी बनने की कोशिश कर रहा होता हूँ, दानिस्ता अपने ऊपर झाड़ लेता हूँ। मैं लखनऊ वाला बनने की कोशिश कर रहा होता हूँ, मैं इलाहाबाद वाला बनने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वो क्या है
कि मैंने कुछ लोगों से इंस्पायरेशन ली हुई है, उनकी उन उन लोगों की। अब वो मैं क्या करता हूँ, वो हमारे जो है ना वो कुछ ज़ाकिरीन थे, कुछ ऐसे वो थे जिनको मुझे बचपन से सुनने का मौका मिलता रहा मुख्तलिफ जगहों पर, वो हिंदुस्तानी थे। तो वो मैं उनको अपनाने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि ये खुद साख्ता है, मैंने उनसे कोई ट्रेनिंग ली, मैंने ऐसे उनकी टून पकड़ी हुई है। तो मैं जब ज़्यादा अदबी बनने की कोशिश करता हूँ, तो उन्हीं को कॉपी करना शुरू करता हूँ। जैसे सैफ अंदाज़े बयाँ रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब ये मैं अपनी तरफ से वो वाली कैफ़ियत लाने की कोशिश कर, तो ये कैफ़ियत आपकी इख्तियारी है, आपके बस में है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक लम्हे का मैं आपसे, आप कोई बात सोचिए, कुछ सेंड करना है कीजिए, मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा सिर्फ़। जी, बोलिए जी। जी, बोलिए। जी, कोई बात करना चाहें तो आप कीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको कल के लिए कोई चीज़ देता हूँ, इंशाल्लाह उसको आप तैयार कीजिएगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कोई कोई आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया सर। कोई क्वेश्चन बनता है कि जैसे मेरे ज़हन में क्वेश्चन बनता है, मैं जब क्लास लिया करता था किसी से, मार्केटिंग के हवाले से, कोई सेशन करते थे हम, वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई चीज़ अटेंड करते थे, तो पहले दिन में सवाल कुछ बनते थे, तो मैं कह रहा था यार उस्ताद फक्की बेच रहा है बंदा कराची बैठे हुए हैं और सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, ऐसे फजूल टाइम ज़ाया हो रहा है। ये सवालात दिल में जाग रहे होते हैं। तो आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा होता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं लग रही, कहीं फ़ील तो नहीं हो रही कि यार ये क्या असल असल काम की तरफ क्यों नहीं आ रहा बंदा? ये जिस वक़्त आपको फ़ील हो मुझे ज़रूर बताना है आपने। सर ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा। रोज़ाना कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती है बहुत और शुक्रिया। वाक़ई वो कमी महसूस होती है अपने अंदर, जैसे आज आपने बताया और ये बात वाक़ई मेरे दिल में उतर गई कि ठहराव लाना हमारे अपने अख्तियार में है। और जैसे हम बिल्कुल ऐसा है। मुख्तलिफ खुद से वाबस्ता लोगों से जब बात करते हैं, तो हमारा अंदाज़े में बदल जाता है। हाँ, तो ज़ाहिर है ये हमारे इख्तियार में है तभी हम बदलने पे कादिर हैं इसे। और दूसरी बिल्कुल बात ऐसा है। आपने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनाई, तो अब तो ये मुझ पर लाज़िम हो गया है कि मैं इस पर अपनी इस कमी पर काबू पाऊँ और हुँ, अपने अंदाज़ में सुन्नत नबवी के मुताबिक ठहराव सल्लल्लाहु लाने अलैहि की वसल्लम। कोशिश करूँ। बिल्कुल ऐसा है। जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल ऐसा है और इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हैं। उसकी वजह ये है कि आपका जो पढ़ने का जो अंदाज़ है वो बहुत शानदार है और आपकी उर्दू बहुत ही आला है। मैंने तो आपके वो यूट्यूब चैनल पर जो चीज़ें देखी हैं, यकीन करें, मैं तो उसको, हालाँकि मैं किसी की चीज़ सुनता ज़्यादा देखता नहीं हूँ ज़्यादा चैनल, मैं खुद इतना मसरूफ़ रहता हूँ। लेकिन वो आपके तो आपने तो मुझे एक लिंक भेजा था, मैंने आपकी सारी चीज़ें सुनी, सब मज़ा बहुत आ रहा था। शुक्रिया सर, बहुत तो शुक्रिया। वो उसमें जो था मुझे एक अल्लाह पाक आपको अजर दे, आपने मेरे इल्म में भी इज़ाफ़ा किया। मैं हर चीज़ से ना बंदा कुछ सीखता है। आपका वहाँ पर एक लेसन था, मुलम्मा, जी, खतीजा क्या मंसूर था? का मुलम्मा खतीजा मंसूर का अफ़साना था। मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही ये बात कहते हुए, क्योंकि जो हक़ बात है वो कहूँगा। मैं उसको मलमा पढ़ता रहा हूँ आज तक। सर ऐसा हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है ज़बान का भी फ़र्क है और बहुत से अल्फ़ाज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं होते, हुँ। तो फ़र्क होता है ज़ाहिर है हम जब इसको पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो मालूम नहीं चल पाता। तो फ़ारिया बीबी, अभी आप ये देखिए कि मैंने उसको इस खूबसूरती से सुना कि मुझे आपका वो मुलम्मा याद भी है और मैंने उसको सीखा भी, अल्लाह पाक ने मुझे, मैंने ध्यान दे के सुना, तो मैंने अपनी इस्लाह भी कर ली और आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। और मैंने आपका वो
प्लेटफॉर्म वाला जो था वो, उसमें जो आपने जो माहौल बांधा वो भी कमाल था, और कुली का जो अंदाज था वो भी कमाल था। ये आप में क्वालिटी अल्लाह पाक ने कूट-कूट के भरी हुई है कि आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कहानी सुना सकती हैं। सिर्फ़ आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है कि ये एक जिस जिस तरह से व्हाट्सएप में आजकल स्पीड आई हुई है ना, 1 और 1.5 और फलां-फलां स्पीड बढ़ा के लोग मैसेज सुन लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी उस स्पीड को, मिसाल के तौर पर 1 मिनट का ड्यूरेशन में आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया, अब आपने कोशिश करनी है कि इसको 1 मिनट और 5 सेकंड में कर लूँ। अब कोशिश करनी है 1 मिनट और 10 सेकंड में इसी मज़मून को मैंने लाना है। ये आपकी प्रैक्टिस में मिसाल के तौर पर मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट जो साथ देते हैं, वो साथ में ये भी कहते हैं कि इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम इतना रखना है। तो बाज़-औक़ात वो ड्यूरेशन उससे ज़्यादा जा रहा होता है और बाज़-औक़ात उससे कम जा रहा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको उसी स्पीड में रह के उस ड्यूरेशन के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस ड्यूरेशन में ही बात पूरी हो। तो अल्लाह पाक आपको इसमें इंशाअल्लाह कामयाबी अता करेगा। और सभी जो सुनने वाले, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं तो बात से बात करता हूँ और मैं बात आगे से आगे बढ़ती जाती है। बाज़ औक़ात मैं अपने उस मौज़ू से भी हट जाता हूँ, लेकिन वो मौज़ू में ही रहते हुए मौज़ू से हटता हूँ। तो आप में से कोई भी मुझसे कोई बात करना चाहता है, तो ज़रूर, मैं आपको रोज़ कहता हूँ, दावत देता हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। यहाँ पर आप लाइव कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, मैसेज करना चाहते हैं या लाइव इसी ग्रुप में करना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो ज़रूर कह दीजिए, मैं मुंतज़िर हूँ आपका। और उसके बाद फिर मैं इस मीटिंग से हम, इस क्लास से हम इजाज़त चाहेंगे। और अगर आप मुझसे कुछ फ़रमाइश करना चाहते हैं, कुछ भेजना चाहते हैं, मैं जिसको पढ़ूँ, तो वो भी मैं आपका मुंतज़िर हूँ, भेजिए और मैं आपको वो सुना देता हूँ, पढ़ देता हूँ। जी, ठीक है। मुझे यूँ लगा कि आप कुछ नहीं मुझसे सुनना चाहते। ठीक है, मैं सर, फिर अहमद यही। फराज की एक नज़्म है, जी, वो लिखने में टाइम लगेगा, अगर आपको याद हो तो आप सुना दें। फिर कौन-सी? सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। वाह, वाह! जब बहुत खूबसूरत। पवन सावन रुत चली, की पवन चली तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। याद है सर आपको, ये लिख कर भेजूँ? नहीं, नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मेरे ख्याल में नासिर नासिर काज़मी की काज़मी है। की है जी ये, जी, जी, नासिर काज़मी, सॉरी भूल नासिर गई। काज़मी की है कि अच्छा, ये मैं इसको कोशिश करता हूँ। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए। दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। लाजवाब। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायरी तो मेरी जो है ना वो, मुझे तो सारी रात को शायरी भेजता रहे तो मैं पढ़ता रहूँगा। मेरी पसंदीदा टॉपिक है ये। सर मास्टर्स तो मैंने भी इकोनॉमिक्स में किया है, लेकिन वैसे पोएट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे भी, और डायरीज़ भरी हुई थी। लेकिन बड़ा अरसा हुआ जो है ना, वो शादी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये शौक। अच्छा, वो डायरीज़ की हद तक महदूद रह गया। लेकिन सही अब है। ये कोर्स करके ना वो दोबारा से, कल मैंने अपनी डायरीज़ निकाली हैं, और अच्छा, आपकी इवन बात से मेरी, मुझे एक बात याद आ रही है सबसे कहने के लिए, बहुत ज़रूरी बात थी, आपकी बात से याद आ गया कि स्क्रिप्ट हमेशा लिखा हुआ पढ़ें। मोबाइल के मैसेज खोल के और उसी में से देख के और उसी में रिकॉर्ड कभी भी नहीं आप कर सकते। करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। स्क्रिप्ट आपके सामने लिखा हुआ सामने मौजूद हो, हाथ की तहरीर हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो, स्क्रिप्ट आपके सामने वाज़े पड़ा हो, आपको स्क्रिप्ट पर उलझने की ज़रूरत ना हो,
तभी आप एक अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे पास स्क्रिप्ट ऐसा बुरा लिखा हुआ आता है कि मैं उसको पढ़ने में मेरा दिमाग लग रहा होता है और मेरा ध्यान बँट जाता है और वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी मेहनत लग रही है। मेरा प्रोसेसर जो है वो उसके स्क्रिप्ट को पढ़ने में ही ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैं बोलने की तरफ ध्यान कम और पढ़ने की तरफ, उसको उसको समझने की तरफ ज़्यादा लग रहा है। तो स्क्रिप्ट आपका, आपकी जैसे डायरी लिखते थे ना हम, मैं अक्सर डायरी मेरे पास भी होती थी, तो रेडियो पर मैं डायरी अपने साथ रखता था, तो वो सारे कहते थे कि यार ये स्क्रीन पर देख लिया करो, तो मैं कहता था देख लिया करो, लेकिन मुझे ज़रा मज़ा आता है डायरी खोल के। मेरी डायरी में मेरे हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आपको मज़ा आ रहा है तो आप इसमें से पढ़ लें। तो फिर कभी मजबूरन मुझे सामने स्क्रीन पर भी पढ़ना पड़ता था। तो स्क्रीन पर कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते थे जो टाइपिंग की गलती की वजह से मिस हो जाते थे, लोगों के लिखे हुए हम इधर-उधर से उठा रहे होते थे। लेकिन जो अपने हाथ से हम लिख रहे होते थे, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। इस वजह से मैं आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि आपके हाथ की लिखी हुई तहरीर आपके सामने स्क्रिप्ट में मौजूद हो, तो आपको सहूलत होती है पढ़ने में। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आज़ाद नज़्में उठाएँ अपनी प्रैक्टिस के लिए। आज़ाद नज़्में आपने उठानी है अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी सर, इंशाल्लाह कल जो है वो मैं दिन में भेजूँगी, सेंड करूँगी। आज तो कुछ फ्राइडे था, इसलिए मसरूफ़ियत की वज़ह से कुछ निकाल नहीं सकी ठीक है, टाइम इसके लिए। ठीक है। अच्छा जी, आपका टाइम बहुत सबका मैं ले लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि आप घरों में अपने मामलात को छोड़कर मुझे साथ एंगेज हुए हैं। मैं चूँकि घर में मौजूद नहीं हूँ, मैं ऑफ़िस में हूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता। आप सबको इजाज़त है, जो भी इसमें से जाना चाहता है वो चला जाए, और बल्कि सभी जाना चाहते हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।